Hello guys, welcome to my YouTube channel Rohit Education Point. In this video I am talking about साइक्लोट्रॉन। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइक्लोट्रॉन के बारे में, जो कि बीएससी थर्ड ईयर के फिजिक्स की सेकंड पेपर का टॉपिक होता है। और दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये, और एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। तो देखिए क्या होता है साइक्लोट्रॉन। तो एक्चुअल में साइक्लोट्रॉन का यूज़ जो है हम जो आवेशित पार्टिकल होता है ना, आवेशित कण जो होता है उसकी अधिकतम एनर्जी को उत्पन्न करने के लिए मतलब प्रयोग में लेते हैं। ठीक, मतलब साइक्लोट्रॉन का यूज हम आवेशित कण की अधिकतम एनर्जी को उत्पन्न करने के लिए, ना कि उसकी एनर्जी को ज्ञात करने के लिए। उसकी एनर्जी को ज्ञात करने के लिए इसको यूज में नहीं लेते हैं, बल्कि उसकी एनर्जी को उत्पन्न करने के लिए इसको यूज में लेते हैं। ठीक, तो दोस्तों इसका जो निर्माण है वो सन 1932 में ई.ओ. लोरेंज ने 1932 में मतलब इसका निर्माण किया था। ठीक, एक मशीन का निर्माण किया था उन्होंने, और इस मशीन को हम बोलते हैं साइक्लोट्रॉन। ये एक चैम्बर टाइप का होता है, और मतलब चैम्बर को ही एक साइक्लोट्रॉन बोलते हैं। ठीक, जैसे बोर्ड पे दिखाया गया दोस्तों कि ये एक चैम्बर है। ठीक है, इस चैम्बर को ही साइक्लोट्रॉन बोलते हैं। तो मैं आपको दोबारा बताता हूं कि आवेशित कण जो होता है ना, उस आवेशित कण की अधिकतम एनर्जी को उत्पन्न करने के लिए, समझ रहे हैं आप बात को, अधिकतम एनर्जी को उत्पन्न करने के लिए जे.ई.ओ. लोरेंज ने, ये साइंटिस्ट का नाम है दोस्तों, ठीक है, ई.ओ. लोरेंज ने 1932 में, ठीक है, एक मशीन का निर्माण किया। इस मशीन को हम साइक्लोट्रॉन बोलते हैं। ठीक, ये साइक्लोट्रॉन एक चैम्बर की तरह होता है, मतलब एक चैम्बर ही होता है, और इस चैम्बर को हम एक साइक्लोट्रॉन कहते हैं। ठीक है, अब बात ये आती है कि साइक्लोट्रॉन में देखिए क्या क्या होता है। साइक्लोट्रॉन मतलब इसके दो भाग होते हैं। पहला भाग होता है D1 और दूसरा भाग होता है D2, या फिर पहली प्लेट D1 या फिर दूसरी प्लेट D2 कह सकते हैं। और दोस्तों इसके बीच में एक सोर्स लगा होता है, स्रोत। ठीक, आवेशित कण को उत्पन्न करने के लिए ये जो सोर्स लगा होता है, ये आवेशित कण को उत्पन्न करने के लिए लगा होता है। मतलब इस स्रोत से हम आवेशित कण को उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों इन दोनों के बीच में मतलब थोड़ी सी कुछ डिस्टेंस भी होती है। इन दोनों भाग यानी कि दोनों प्लेट्स के बीच में कुछ डिस्टेंस होती है, और इस पे एक उच्च आवर्ती वाला प्रत्यावर्ती विभव भी लगा होता है। ठीक है, ये मतलब एक ही नाम है इसका, उच्च आवर्ती वाला प्रत्यावर्ती विभव लगा होता है। ये मतलब विभवांतर लगा होता है, उच्च आवर्ती ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला विभवांतर यानी कि वोल्टेज लगा होता है। ठीक, और दोस्तों इस पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया ऊपर से, ये तो वो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताया गया। तो बाकी इसको साइक्लोट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, इसकी कुछ मतलब कंस्ट्रक्शन के बारे में यानी कि संरचना के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब बात आती है इसकी मैथमेटिकल एनालिसिस की, कि इसकी मैथमेटिकल एनालिसिस कैसे करें। तो मैथमेटिकल एनालिसिस देखिए, हेडिंग है आपकी मैथमेटिकल एनालिसिस। मैथमेटिकल एनालिसिस में क्या होता है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो स्रोत होता है ना दोस्तों, ये जो स्रोत होता है इससे एक आवेशित कण उत्पन्न होता है। ठीक, अब वो आवेशित कण क्या होता है, वो प्लस क्यू आवेश वाला एक आवेशित कण इस सोर्स से उत्पन्न होता है। ठीक है, तो पहले क्या होता है ना कि ये जो सोर्स होते हैं, मतलब ये जो प्लेट होती है, इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इस पर नेगेटिव चार्ज होता है प्रारंभ में। तो जब ये आवेशित कण उत्पन्न होता है, तो ये सबसे पहले आवेशित कण जो है ना, जब ये प्लेट पॉजिटिव है तो ये आवेशित कण इस प्लेट की ओर नहीं जाता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में रिपल्जन लगता है। ठीक है ना, प्रतिकर्षण लगता है। ठीक है, और जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे एक चुंबक होती है, उस पे एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। तो दोस्तों अगर उस चुंबक के दोनों साउथ पोल और साउथ पोल मतलब मिल जाते हैं, तो वो आपस में चिपक जाएगी। समझ रहे हैं आप बात को? नहीं, हाँ, कहने का मतलब ये है कि अगर वो दोनों साउथ पोल आपस में मिलते हैं तो वो नहीं चिपकेगी, क्योंकि उनके बीच में क्या है, रिपल्जन फोर्स लगता है, यानी कि प्रतिकर्षण लगता है। क्या लगता है? रिपल्जन लगता है। ठीक है, और अगर उस चुंबक के जैसे साउथ पोल, नॉर्थ पोल, और इधर क्या है, साउथ पोल और नहीं नॉर्थ पोल, अगर ये दोनों मिल जाए तो ये आपस में क्या है, चिपक जाएगी, फिर इनके बीच में रिपल्जन नहीं लगेगा। तो इसीलिए जो
वो होता है, आवेशित कण जो होता है वो प्लस क्यू चार्ज वाला आवेशित कण होता है, और ये प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये कण इस प्लेट पर नहीं जाता है बल्कि इस प्लेट के अंदर चला जाता है। ठीक, और जब ये कण इसके अंदर चला जाता है और जाने के बाद क्या होता है, इस पर वैद्युत क्षेत्र, इस प्लेट पर कोई भी वैद्युत क्षेत्र कार्य नहीं करता, और इसकी त्रिज्या जो होती है वो R1 होती है। क्या होती है? R1। तब इस प्रकार जो है R1 की वैल्यू आपकी होगी दोस्तों, देखिए R1 की जो वैल्यू होगी वो होगी R1 इज इक्वल टू एम V1 अपॉन QV। इसमें जो m है दोस्तों वो पार्टिकल का मास है, ठीक है, मास ऑफ पार्टिकल, मास ऑफ पार्टिकल, और V1 जो है वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। Q जो है वो मतलब आवेशित यानी कि चार्ज है, चार्ज ऑफ पार्टिकल, और दोस्तों V जो है मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ साइक्लोट्रॉन। ठीक है, अब देखिए इसमें R1 की वैल्यू आपने निकाल ली। अब क्या होता है, जब पार्टिकल इसके अंदर चला जाता है तो कोई भी इस पर वैद्युत क्षेत्र कार्य नहीं करता, उससे हम R1 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब जब पार्टिकल इससे बाहर आता है, इस वाली प्लेट से जब पार्टिकल बाहर आता है तो मतलब टी नॉट समय में क्या है, वो टी नॉट समय में बाहर आता है इस पार्टिकल से। जब वो इस प्लेट से बाहर निकल के आता है वो पार्टिकल, तो इस प्लेट पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, और इस प्लेट पर निगेटिव चार्ज हो जाता है। तो इस कंडीशन में जो है ना, पार्टिकल इस प्लेट पर ना जा करके इस प्लेट में चला जाता है, मतलब इस वाली भाग के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो इस पर भी फिर क्या है, कोई भी वैद्युत क्षेत्र कार्य नहीं करता है, लेकिन इस बीच जो है हम इसका टाइम पीरियड निकालते हैं। जो पार्टिकल है वो उसका हम आवर्त यानी कि टाइम पीरियड निकालते हैं कि वो उसने इस प्लेट से आने के बाद उस प्लेट में जाने तक कितना समय लिया। तो टाइम पीरियड जो निकालते हैं वो वैल्यू आती है उसकी, ये तो इक्वेशन बन गई दोस्तों आपकी 1। ठीक है, टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाती है आपकी 2πm अपॉन क्यूबी, इक्वेशन बन जाती है 2। ठीक, अब उसके बाद देखिए क्या करते हैं, जो आवृत्ति होती है वैद्युत क्षेत्र की आवृत्ति, इज इक्वल टू साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति। जो वैद्युत क्षेत्र की आवृत्ति होती है दोस्तों उसको एन से शो करते हैं, और जो साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति होती है उसको एफ से शो करते हैं। अब देखिए दोस्तों एक फॉर्मूला होता है, आवृत्ति बराबर फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी बराबर 1 अपॉन टाइम पीरियड। ठीक है, तो यानी कि जो फ्रीक्वेंसी एफ की वैल्यू यहाँ क्या आ सकती है, 1 अपॉन टी। टी की वैल्यू वहां से हमने क्या निकाली है, 1 अपॉन 2πm अपॉन में क्यूबी, यानी कि ये क्यूबी ऊपर पहुंच जाएगा तो ये हो जाएगा आपका क्यूबी अपॉन में 2πm। यहां से एफ की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब अगर पूरे इस साइक्लोट्रॉन की त्रिज्या रेडियस आर हो, ठीक है, तो इफ रेडियस ऑफ साइक्लोट्रॉन आर, अगर रेडियस साइक्लोट्रॉन की आर है एंड वेलोसिटी, वेलोसिटी नहीं वोल्टेज, तब हाँ तो अधिकतम वेग, ठीक है, तब अधिकतम जो वेग होगा यानी कि v की जो वैल्यू होगी, v मैक्सिमम इज इक्वल टू 1 अपॉन क्यू वी आर अपॉन में m।
ठीक। अब वो जो हमें टोटल निकालनी क्या है, हमें आवेशित कण की अधिकतम एनर्जी निकालनी है। तो आवेशित, देखिए आवेशित कण की अधिकतम एनर्जी निकालने के लिए अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन के अकॉर्डिंग ले लेंगे। आइंस्टीन की जो इक्वेशन होती है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन क्या होती है, इज इक्वल टू 1/2 m v²। मैक्सिमम ले लेंगे यहाँ पे क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो 1/2 m एज इट इज रहेगा, लेकिन v मैक्सिमम की वैल्यू आपकी यहाँ पे हो जाएगी q² इंटू v² इंटू r² अपॉन में m²। एक m से ये m कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आपकी जो वैल्यू आएगी E मैक्सिमम इज इक्वल टू q² इंटू v² इंटू r² अपॉन में 2m। दोस्तों ये जो है, ये आवेशित कण की अधिकतम ऊर्जा है, यानी कि अधिकतम एनर्जी है। ठीक है, ये आवेशित कण की अधिकतम ऊर्जा है। तो बाकी इसकी जो थ्योरी है दोस्तों, आपको रजिस्टर से नोट करा देंगे। देखिए इसमें क्या होता है ना, सबसे पहले जो ये थ्योरी लिख रही है आपको, आप ये थ्योरी नोट कर लें। उसके बाद जो डायग्राम मैंने बोर्ड पे बनाया वही ये बना हुआ है। उसके बाद दोस्तों इसकी जो डेफिनेशन होती है कुछ, वो ये है। फिर मैथमेटिकल एनालिसिस के बारे में मैंने आपको बताया, उसकी थ्योरी आप इससे नोट कर सकते हैं। बाकी पूरा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, देखिए उसके बाद मैथमेटिकल एनालिसिस है, वो आप ये थ्योरी नोट कर सकते हैं पूरी। वही जो मैंने समझाया बस वही थ्योरी, टी की वैल्यू, r1 की वैल्यू, उसके बाद विद्युत क्षेत्र की आवृत्ति, साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति, n इक्वल टू एफ क्यू बी अपॉन 2πm। फिर आगे की कैलकुलेशन यहाँ से नोट कर सकते हैं आप। फिर दोस्तों अगली हेडिंग आती है लिमिटेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन, यानी कि सीमाएं। तो इसकी ये सीमाएं होती हैं कुछ, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, और लास्ट में वैल्यू निकल के आती है m इक्वल टू m0 रूट में 1 - v² अपॉन c²। ठीक है, बस दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।